कहते हैं रात के सन्नाटे में जो आवाजें सुनाई देती हैं वो हमेशा हवा नहीं होती। कभी कभी वो किसी ऐसे की होती हैं जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोसान और आप सुन रहे हैं रोसान हॉरर स्टोरी, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। आज की कहानी हमारे एक दर्शक सौरभ ने भेजी है। उन्होंने बताया कि यह घटना आज से करीब 5 साल पहले हुई थी, जब वो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। और उस रात उन्होंने जो देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। सौरभ आईटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। कंपनी का काम अक्सर रात तक चलता था, लेकिन उस दिन बाकी सब जल्दी चले गए। सिर्फ सौरभ रह गए, क्योंकि उन्हें एक जरूरी रिपोर्ट पूरी करनी थी। रात के करीब 12:40 बज रहे थे। ऑफिस की तीसरी मंजिल लगभग खाली थी। बस एक पुराना एसी चल रहा था और ऊपर से ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। वो अपने हेडफोन लगाकर टाइपिंग कर रहे थे, तभी अचानक सिस्टम की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। काला पर्दा और उस पर 1 सेकंड के लिए कुछ अजीब सी परछाई झलका। सौरभ ने सोचा शायद रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन दोबारा ऑन की तो उसमें वर्ड फाइल खुली थी, जिसमें लिखा था, तुम अभी तक यहीं क्यों हो? वो डर गए। उन्हें लगा किसी ने मजाक किया है। उन्होंने चारों तरफ देखा। पूरा फ्लोर खाली था। सिक्योरिटी गार्ड नीचे गेट पर बैठा था। उन्होंने फाइल बंद की और फिर से काम में लग गए। पर कुछ सेकंड बाद वही फाइल अपने आप खुल गई और अब उसमें लिखा था, मैं भी यहीं था, रात की शिफ्ट में। सौरभ का माथा ठंडा पड़ गया। उन्होंने झट से प्लग निकाला और कुर्सी से उठे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हॉलवे में कोई नहीं था। बस मीटिंग रूम की लाइट जल रही थी, जबकि उन्होंने याद था वो कुछ देर पहले बंद कर चुके थे। डर के बावजूद वो आगे बढ़े, दरवाजे तक पहुंचे और धीरे से उसे खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुराना कंप्यूटर चल रहा था, जिसकी स्क्रीन पर किसी ने वही रिपोर्ट टाइप कर रखी थी जो सौरभ आज रात बना रहे थे। लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं था। हवा में हल्की सर्दी बढ़ने लगी। तभी उनके लैपटॉप से आवाज आई, डोंट स्टे हियर। उन्होंने झट से सब कुछ बंद किया और नीचे भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे। पसीने में भीगे हुए बोले, भाई ऊपर कोई है, कोई कंप्यूटर चला रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, साहब, उस तीसरी मंजिल के कंप्यूटर को 5 साल पहले से कोई नहीं छूता। वहां रात की शिफ्ट में एक लड़का था जो रिपोर्ट बनाते बनाते मर गया था। तब से रात को वो सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। सौरभ के हाथ कांपने लगे। उन्होंने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में एक साया नजर आ रहा था, जो कंप्यूटर के सामने झुका हुआ टाइप कर रहा था। उस दिन के बाद सौरभ ने कभी रात की शिफ्ट नहीं ली और कहते हैं अब भी कभी कभी तीसरी मंजिल की खिड़की में किसी को काम करते देखा जाता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली कहानी। आज की कहानी, रात के ठीक 9 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बाहर एक पुरानी सफेद गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक लड़का उतरा, आदित्य मिश्रा। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी। वो पहली बार घर से दूर रहने वाला था। आदित्य धीरे से खुद से, यार हॉस्टल में रहना तो मजेदार होगा ना, दोस्त, मस्ती, रात भर बातें। उसे क्या पता था ये जगह उसे हंसाएगी नहीं, डराएगी। पुराना हॉस्टल था, शिव प्रसाद मेस और हॉस्टल। 3 मंजिला इमारत, जिसकी दीवारों पर नमी की रेखाएं किसी पुरानी कहानी का इशारा करती थीं। दीवारों पर पोस्टर उखड़े हुए, गलियारों में हल्की बदबू और सीलन की गंध। वार्डन मिस्टर रघुवंशी, एक 50 साल का खड्डूस आदमी, ने बिना ज्यादा बात किए आदित्य को चाबी पकड़ा दी। रघुवंशी, कमरा नंबर 13। आदित्य तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर लंबा था, ट्यूबलाइट झपक रही थी और हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। कमरा नंबर 13, आखिरी कमरा, कोने में। उसने दरवाजा खोला। छरर, अंदर धूल जमी हुई थी।
एक पुराना लकड़ी का बिस्तर, अलमारी का एक दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था और खिड़की से बाहर नीम का पेड़ झूल रहा था। आदित्य हंसते हुए, 13? सर, 13 नंबर? बड़ा डरावना लगता है। रघुवंशी ने उसकी तरफ बिना मुस्कुराए देखा। यहाँ कोई कमरा डरावना नहीं होता, लड़के डरपोक हो जाते हैं। और फिर वो वहां से चला गया। यार, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? वो कमरे की सफाई करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे कुछ पर पड़ी। एक फोटो फ्रेम। फोटो में 4 लड़के थे। एक बिल्कुल उसकी उम्र का, बाकी 3 उसके साथियों जैसे दिखते थे। पीछे लिखा था कमरा नंबर 13, बैच 2019। पर अजीब बात यह थी, फोटो में सिर्फ 3 के चेहरे साफ थे, चौथा चेहरा खरोंचा हुआ था। किसने खुरच दिया ये चेहरा? तभी खिड़की अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गई। बत्ती कुछ पल के लिए झपकी और फिर बुझ गई। आदित्य ने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। कमरे में कुछ भी नहीं था, पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे पलटा। कोई नहीं, बस कमरे के कोने में पड़े शीशे पर टॉर्च की रोशनी में किसी का धुंधला साया हिलता दिखा। अगले दिन आदित्य की मुलाकात हुई समीर से। उसका रूममेट समीर एक हंसमुख लेकिन रहस्यमय लड़का था। समीर, तू कमरा 13 में आया है? हिम्मत वाला है भाई, पिछले 3 साल से कोई नहीं ठहरा वहां। आदित्य हंसते हुए, क्यों, भूत वूत का मामला है क्या? समीर, भूत नहीं, किसी की मौत हुई थी वहां। आदित्य का चेहरा उतर गया। समीर ने बताया, 3 साल पहले अरुण नाम का स्टूडेंट था, रूम 13 में रहता था। एक रात उसने खुदकुशी कर ली। कहते हैं वजह थी हॉस्टल के अंदर का कोई झगड़ा या शायद हत्या। आदित्य, मतलब साफ नहीं है कि सुसाइड था या मर्डर। समीर, किसी को पता नहीं, लेकिन तब से वहां कोई नहीं टिकता। रात के करीब 2 बजे आदित्य गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक। थक थक। वो उठा, देखा समीर सो रहा था। दरवाजा खोला, कोई नहीं, बस गलियारे में हवा का हल्का झोंका और सीलन की गंध। वो वापस मुड़ा ही था जब कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तू भी मरेगा जैसे मैं मरा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने बत्ती ऑन की, लेकिन अगली ही पल दीवार बिल्कुल साफ थी, कोई निशान नहीं। आदित्य, मैं पागल हो रहा हूं क्या? पर अगले दिन कॉलेज के रजिस्टर में उसे वो नाम मिला, अरुण वर्मा, रूम नंबर 13, बैच 2019। कहते हैं कुछ कमरों में दीवारें याद रखती हैं, जो भी चीखें उन्होंने सुनी होती हैं। आदित्य को अब नींद नहीं आती थी। हर रात कोई उसके कमरे के बाहर चलता हुआ महसूस होता। कभी फुसफुसाता, मुझे इंसाफ दिला। रात फिर वही थी, वही कमरा, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा जो दीवारों के बीच किसी रूह की तरह घूम रही थी। आदित्य ने तय कर लिया था, अब डरना नहीं है। उसे पता लगाना था कि अरुण वर्मा के साथ असल में हुआ क्या था। अगली सुबह जब समीर क्लास में चला गया, आदित्य ने कमरे की तलाशी शुरू की। वो हर कोना, हर दराज, हर दीवार की दरार देख रहा था। अलमारी के नीचे उसे एक लकड़ी का पट्टा थोड़ा हिला हुआ दिखा। उसने उंगलियों से उसे खींचा और अंदर से एक पुरानी, आधी सड़ी हुई डायरी निकली। आदित्य अरुण वर्मा, कवर पर यही नाम लिखा था। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले कुछ पन्नों में बस क्लास की बातें थीं। आज परीक्षा अच्छी गई। समीर और विजय के साथ मूवी देखने गया। हॉस्टल की मैथ्स फिर से गंदी थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, बातें अंधेरी होती गईं। पन्ना नंबर 27 पर स्याही का रंग नीले से काला था। शब्द टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी डरते हुए हाथ से लिखे गए हों। कोई मुझे देखता है, रात में आवाजें आती हैं, कोई मेरे कमरे के बाहर रुकता है, विजय और निखिल को छिपा रहे हैं। आदित्य, विजय, निखिल, ये कौन थे? वो पन्ने पलटता गया। मैंने उन्हें तस्वीरें देखी, वो लड़की, उसका खून। अगर मैं बोलूंगा वो मुझे मार देंगे। अगर मैं मर गया तो सच्चाई यहीं रहेगी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अरुण की मौत सुसाइड नहीं थी? क्या उसने कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए था? उस शाम आदित्य ने डायरी का जिक्र समीर से किया। समीर का चेहरा अचानक उतर गया। आदित्य, समीर, तू जानता था ना अरुण को? डायरी में तेरे दोस्त विजय का नाम है। समीर,
क्या क्या लिखा है उसमें? आदित्य: वो कहता है किसी लड़की का खून हुआ था और उसने सब देखा था। समीर ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा, फिर बोला, तू ये सब भूल जा आदित्य, जो बीत गया उसे कुरेद मत। अरुण पागल था, उसने खुद को मारा। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था, आंखें झूठ बोल रही थीं। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था जब अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठा, टॉर्च ऑन की। कमरे में कोई नहीं, लेकिन शीशे पर नमी से कुछ लिखा हुआ दिखा। मैं नहीं मरा, मुझे मारा गया। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकला, पर गलियारे में अंधेरा था। सिर्फ छत से टपकते पानी की आवाज और किसी के कदमों की आहट जो पीछे पीछे चल रही थी। अगली सुबह आदित्य ने वही पुरानी फोटो फिर निकाली, जिसमें 4 लड़के थे और एक का चेहरा खरोंचा गया था। वो अब डायरी से नाम मिलाने लगा, अरुण, समीर, विजय, निखिल। खरोंचा हुआ चेहरा समीर का था। उसका दिल जोर से धड़का। मतलब समीर ही वो था जिससे अरुण डरता था। आदित्य ने तय किया, अब सामना करेगा। रात के 11 बजे उसने समीर से पूछा, मुझे सब पता चल गया है। तू, विजय और निखिल, तुम लोगों ने किसी को मारा था। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तू नहीं समझेगा आदित्य, वो हादसा था। आदित्य: कौन थी वो लड़की? समीर: रूही, निखिल की गर्लफ्रेंड थी। एक रात रैगिंग के दौरान झगड़ा हुआ, उसने भागने की कोशिश की, गिरी, सिर टकरा गया, मर गई। आदित्य: फिर अरुण? समीर: वो सब जान गया था। पुलिस तक पहुंचने से पहले उसे चुप कराना पड़ा। आदित्य के होंठ सूख गए। उसके सामने बैठा समीर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई कब्र के ऊपर बैठे मजाक कर रहा हो। अचानक कमरे की लाइटें झपकी, बत्ती गई, खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर लाल रंग उभरने लगा। खून का हिसाब अभी बाकी है। समीर घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं अरुण, नहीं, मैंने नहीं मारा, अकेले। अचानक बिस्तर अपने आप हिलने लगा। शीशे में अरुण का चेहरा उभर आया। फटी आंखें, खून से सना चेहरा और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह हॉस्टल के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर समीर की लाश थी, गले पर गहरे निशान जैसे किसी ने रस्सी से खींचा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, एक गया, 2 बाकी। आदित्य को पुलिस ने बयान के लिए बुलाया। वो चुप था। डायरी उसने छिपा ली थी और उसकी आंखों में अब वैसी ही बेचैनी थी जैसी कभी अरुण की डायरी में महसूस होती थी। समीर की मौत के बाद हॉस्टल में सन्नाटा फैल गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। रिपोर्ट में लिखा गया सुसाइड, पर आदित्य जानता था यह सुसाइड नहीं थी। उस रात से आदित्य को आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, कभी कोई फुसफुसाता, तू बचेगा नहीं। वो अब डायरी को अपने बैग में रखकर हर वक्त साथ रखता था, जैसे वो उसे किसी सच्चाई की तरफ खींच रही हो। एक दिन लाइब्रेरी में उसने अखबार की पुरानी कटिंग देखी। लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्र की आत्महत्या, अरुण वर्मा। 2 छात्र गायब, विजय और निखिल। आदित्य के माथे पर पसीना था। मतलब अभी 2 बाकी थे और भूत ने खुद कहा था, एक गया, 2 बाकी। रात के करीब 1:30 बजे कमरा नंबर 13 को पुलिस ने सील कर दिया था, पर आदित्य ने देखा कमरे के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने टॉर्च उठाई और वहां पहुंचा। कमरे का ताला खुद ब खुद खुला पड़ा था। अंदर अंधेरा, पर बीच में एक पुराना आईना रखा था। आईने के नीचे वही डायरी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आदित्य के बैग में थी। वो झुककर डायरी उठाने गया। आईने में उसे अरुण का चेहरा दिखा, खून से सना, फटी आंखें और होंठों से वही आवाज, अब बाकी हैं 2। अगले दिन कॉलेज में खबर फैली, विजय हॉस्टल की छत से गिरकर मर गया। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। लोगों ने कहा, अरुण का श्राप। अब बस निखिल बचा था। लेकिन अजीब बात यह थी, निखिल पिछले हफ्ते हॉस्टल छोड़ चुका था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। आदित्य अब खुद को किसी खेल का मोहरा समझने लगा था। वो हर रात अरुण के सपने देखने लगा, जहां वो कहता,
तू सच्चाई तक पहुंचेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। आदित्य ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। पन्ने पर बस 3 शब्द लिखे थे। रात को वो फिर लौटा, कमरे नंबर 13 में। सच आईने में है। वो उलझ गया। आईना? कौन सा आईना? तभी उसे याद आया, कमरा 13 में रखा हुआ पुराना शीशा, वही जिसमें पहली बार उसने साया देखा था। अंदर अंधेरा था, सिर्फ आईने पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। वो उसके पास गया और धीरे से बोला, अरुण, मैं सच जानना चाहता हूँ। आईने की सतह हिलने लगी, जैसे पानी हो। फिर उसमें दिखने लगा अरुण, समीर, विजय, निखिल और एक और चेहरा, आदित्य का। आदित्य, मैं इसमें क्यों? आईने से आवाज आई, क्योंकि तू भी उनमें से एक था। आईने के अंदर की झलक ने सब कुछ पलट दिया। आदित्य को याद आने लगा, वो वही रात थी जब रूही मरी थी। वो भी वहां था, वो भी उन लड़कों के साथ था। वो बस याद नहीं कर पाया था, क्योंकि हादसे के बाद उसे एमनीजिया हो गया था। अरुण ने उसे बचाया था, लेकिन बाकी 3 ने उसे भी मार दिया। और अब अरुण की आत्मा उसे याद दिला रही थी कि वो भी उस गुनाह का हिस्सा था। आईने से एक ठंडी हवा निकली और आदित्य की छाती पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं। आईने में अब उसका चेहरा बदल रहा था। आंखें काली, होंठ नीले और आवाज भारी। अब कोई नहीं बचेगा, वो चिल्लाया। नहीं, मैं दोषी नहीं। लेकिन आईना टूट गया। 1000 टुकड़े, हर टुकड़े में उसका अलग चेहरा। हर चेहरा कुछ कह रहा था, गुनाह का अंत तुझसे ही होगा। अगली सुबह हॉस्टल वालों ने देखा, कमरा नंबर 13 फिर से खुला है। अंदर दीवारों पर खून के निशान, आईना पूरी तरह टूटा हुआ और बीच में आदित्य की लाश। उसके हाथ में वही डायरी थी। आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, सभी गुनहगार मिल गए, अब मैं मुक्त हूं। अरुण, 3 साल बीत चुके थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल को सील कर दिया गया था। लोगों ने उसे भुला दिया था, पर कुछ चीजें भुलाई नहीं जाती, वो बस सोती हैं और वक्त आने पर जाग उठती हैं। 2025 का नया सेशन शुरू हुआ। प्रशासन ने फैसला लिया, हॉस्टल की मरम्मत के बाद उसे फिर से खोला जाएगा। अब उसका नया नाम रखा गया, शिव प्रसाद मेस ब्लॉक बी। लेकिन सब जानते थे, ब्लॉक बी का आखिरी कमरा नंबर 13 आज भी बदनाम है। नए छात्रों में से एक था आयुष सिंह, दिल्ली से आया, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, मजाकिया, निडर और थोड़ी बहुत भूत प्रेत की कहानियों का दीवाना। उसने जब रजिस्टर पर अपना कमरा देखा, रूम नंबर 13 इंच, तो मुस्कुराया। आईना मत देखना। कमरा नया पेंट हुआ था, लेकिन अंदर की हवा में अब भी एक पुरानी सीलन थी। खिड़की के बाहर वही नीम का पेड़ था जो तूफान में झूलता था। आईना लौट आया। आयुष ने सोचा, किसी ने डराने के लिए भेजा होगा। वो मुस्कुराया, पर तभी उसकी नजर अलमारी के पीछे पड़ी। वहां कुछ ढंका हुआ था। वो झुका, कपड़ा हटाया और वहां वही पुराना टूटा आईना रखा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। आईने में खुद का चेहरा दिखा, पर कुछ पल बाद उसी चेहरे ने मुस्कुराना बंद किया। फिर उसी के होंठ हिले। अब तू। आयुष पीछे गिर पड़ा। आईने की सतह में खून की बूंदें उभर आईं। धीरे धीरे शब्द बने, कमरा नंबर 13। अगली सुबह उसने कमरे की सफाई करते वक्त एक पुरानी किताब पाई। कवर पर लिखा था, अरुण की डायरी। लेकिन यह कैसे संभव था? पुलिस ने तो सब जब्त कर लिया था। पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, श्राप खत्म नहीं हुआ। हर पन्ने पर नए नाम थे, समीर, विजय, निखिल, आदित्य। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगला आयुष सिंह। आयुष धीरे से बुदबुदाया, किसने लिखा ये? वो पलटा। दरवाजे पर धुंधली परछाई खड़ी थी। तीसरे दिन से हॉस्टल में अजीब चीजें होने लगी। कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलती। रात में गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आती। एक लड़के ने बताया कि उसने छत पर किसी को खड़े देखा था, काले कपड़ों में, बिना चेहरा दिखाए। वार्डन ने फिर से ताला लगाने की कोशिश की, पर अगले दिन सुबह वो ताला टूटा मिला और कमरे की दीवार पर लिखा था, श्राप लौट आया है। आयुष अब डरने लगा था। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। वहां उसे एक फाइल मिली, 2019 हॉस्टल केस, 5 मृत छात्र। 5वां नाम
आदित्य मिश्रा। आयुष की आंखें चौड़ी हो गईं। 5 लाशें, और अब उसका नाम भी डायरी में था। उसे समझ आने लगा, कमरा नंबर 13 उन सब की आत्माओं का कैद खाना है। जो भी उसमें रहता है वो उस शराब का हिस्सा बन जाता है। रात के ठीक 3 बजे आयुष ने आवाज सुनी, किसी के रोने की। वो बाहर निकला, गलियारा खाली था। वो नीचे की तरफ बढ़ा, तभी किसी ने पीछे से कहा, आयुष। वो पलटा। उसके सामने 5 आकृतियां थीं। अरुण, समीर, विजय, निखिल और आदित्य। सबकी आंखें खाली, चेहरों पर खून के निशान। आयुष, तुम तुम सब मर चुके हो। अरुण, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। कमरा नंबर 13 से खून की तेज बू आ रही थी। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह हॉस्टल के लोग दौड़कर आए। कमरा नंबर 13 खुला था। अंदर फर्श पर लाल निशान बने हुए थे, जो मिलकर एक शब्द बना रहे थे, मुक्ति। और बीच में आयुष की लाश थी। आंखें खुली, पर उनमें डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। प्रशासन ने फिर से कमरे को सील कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कमरे की दीवारें तोड़ने का आदेश दिया। जब दीवार तोड़ी गई, अंदर से कुछ मिला, आईना, डायरी और एक पुराना मोबाइल फोन। फोन में सिर्फ एक वीडियो था। वो वीडियो खुद आयुष ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो याद रखो, ये श्राप खत्म नहीं होगा। कोई ना कोई लौटेगा, और कमरा नंबर 13 फिर जागेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, कमरा नंबर 13, जिसने 5 छात्रों की जान ली थी और अब नए छात्रों के लिए कभी ना खत्म होने वाला डर बन गया था। लेकिन हर शराब की एक कमजोरी होती है। कॉलेज प्रशासन ने अब फैसला किया, कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से मिटा दिया जाए। इस काम के लिए बुलाए गए थे एक जादूगर, रूहानी शोधकर्ता प्रफुल्ल वर्मा और 4 अनुभवी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। उनके पास था खास रूहानी सुरक्षा कवच, तांबे और नीम के औजार, आरंभिक डायरी के पन्ने और वीडियो रिकॉर्ड्स। प्रफुल्ल, हमें उस आईने और कमरे में फंसी आत्माओं को अंतिम मुक्ति देनी होगी। अगर कोई भूल जाएगा, तो कमरा नंबर 13 कभी भी जाग सकता है। रात 12 बजे टीम ने कमरा नंबर 13 का ताला खोला। कमरा अंधेरा, ठंडा और खून के निशानों से भरा था। टूटा आईना वहीं पड़ा था। दीवालों पर पुराने लाल निशान और फर्श पर डायरी के पन्ने बिखरे हुए थे। एक्सपर्ट रिया, देखो, ये वही आईना है। यही श्राप का केंद्र है। प्रफुल्ल ने अपनी किताब खोली। आत्मा को मुक्त करने का मंत्र वही पढ़ना होगा जो अरुण ने पहले लिखा था। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई डर गया तो आत्मा उसे भी पकड़ लेगी। प्रफुल्ल ने कमरे के चारों कोनों में नीम और तांबे का द्रव्य रखा। चारों एक्सपर्ट ने हाथों में मोमबत्ती पकड़ी। आयुष, आदित्य, समीर, विजय और निखिल की आत्माओं की तस्वीर आईने में दिखाई दी। प्रफुल्ल ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओह आत्माओं, जो इस कमरे में फंसी हैं, अब मुक्त हो जाओ। तुम्हारा गुनाह नहीं, तुम्हारा दर्द ही तुम्हें बांधता रहा है। आईने की सतह हिलने लगी, धुआं निकलने लगा, और फिर आवाजें आईं। क्यों हम? क्यों अब? मुक्ति हमें चाहिए। टीम ने घबराए बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। धुएं से अरुण की आत्मा बाहर आई, पर उसकी आंखें लाल थीं और वो चिल्लाया, तुम नहीं जानते, ये उनका कर्म नहीं, मैं ही इसे शुरू किया था। प्रफुल्ल, अगर तुमने निर्दोष को सताया, तो अब सच्चाई सामने आएगी। अरुण की आत्मा ने आईने के अंदर खुद को दोबारा देखा। तभी आईने में दिखा सच्चाई का प्रतिबिंब। अरुण ने अपनी खुद की हत्या का श्राप शुरू किया था, क्योंकि उसने गलती से अपने दोस्तों की मौत में योगदान दिया। वो स्वयं अपने गुनाह से फंसी थी और दूसरों को अपने साथ बांध लिया। मंत्र और सुरक्षा कवच के प्रभाव से आईने की सतह धीरे धीरे फट गई। सभी आत्माएं, समीर, विजय, निखिल, आदित्य और आयुष की परछाई हल्की रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गईं। अरुण की आत्मा सबसे आखिर में आई। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं और तुम्हें भी मुक्त करता हूं। और फिर आईना पूरी तरह टूट गया। कमरा अब खाली, शांत और सामान्य दिखने लगा। सुबह के समय हॉस्टल की टीम ने कमरा देखा। खून के निशान गायब, आईना और डायरी नहीं थे। सिर्फ एक पुराना पन्ना मिला, जिस पर लिखा था, श्राप खत्म हुआ, पर याद रखो,
डर केवल विश्वास में पैदा होता है। कमरा नंबर 13 अब केवल कहानी है। अरुण। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली कहानी। सुनसान रास्ते की आखिरी रात। रात का वक्त था। करीब 11:45 बज रहे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और चांद बादलों में कहीं खोया हुआ था। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो कानों में गूंजती है। आरव और विक्रम, दो पुराने दोस्त, मोटर बाइक पर उस सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। दिन भर वे पास के शहर में एक शादी में गए थे और अब वापस लौट रहे थे अपने गांव की तरफ। भाई, तूने बोला था शॉर्टकट है, पर यह शॉर्टकट तो मुझे सीधे भूत बंगले का रास्ता लग रहा है, विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। आरव मुस्कुराया, अरे कुछ नहीं यार, बस 10 किलोमीटर ही है, उसके बाद मेन रोड मिल जाएगी। लेकिन उस सड़क की हवा में कुछ था, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छुप कर देख रहा हो। रास्ता पूरा सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ हवा की सरसराहट और बाइक का इंजन। करीब 5 मिनट बाद अचानक बाइक हिचकी लेने लगी। आरव ने गियर बदला, पर बाइक झटके खाने लगी। तेल तो पूरा भरा था ना? विक्रम ने पूछा। हाँ, सुबह ही भरवाया था, आरव ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें अब मिरर में पीछे देख रही थीं। क्या हुआ? पीछे कोई किसी की परछाई सी दिखी। विक्रम पलट कर देखने लगा, पर वहां सिर्फ काला धुंधला रास्ता था। बाइक आखिर रुक गई। दोनों उतर गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना साइन बोर्ड था, जिस पर मुश्किल से लिखा था, नरौली गांव, 2 किलोमीटर। विक्रम ने झट से कहा, भाई यहीं से मुड़ चलते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। आरव ने कहा, रुक, मैं इंजन देख लेता हूं, शायद कुछ फंसा हो। जैसे ही उसने बाइक का कवर खोला, अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको, मत जाओ। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे हवा में से आई हो, न मर्द की न औरत की, बस कोई आवाज। दोनों पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, आरव चल निकलते हैं। पर तभी टॉर्च की रोशनी कुछ पर पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने हकलाकर कहा, मैडम आप यहां अकेली हैं? कोई जवाब नहीं। विक्रम ने आरव का हाथ पकड़ा, भाई चल। पर आरव जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी। उसके आंखों से खून बह रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, आरव पीछे देख। लेकिन इससे पहले कि आरव पलटता, वो औरत गायब हो चुकी थी। हवा में सिर्फ वो उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। दोनों तेजी से वहां से निकल गए। पर कुछ मीटर बाद विक्रम ने फिर पीछे देखा। सड़क पर वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे पेड़ पर किसी की लाश लटक रही थी। बाइक की रफ्तार अब हवा को चीर रही थी। आरव और विक्रम दोनों के चेहरों पर डर की छाप साफ थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। भाई वो क्या था? विक्रम की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा। शायद कोई मजाक कर रहा था। मजाक? विक्रम चिल्लाया। अंधेरे में खड़ी वो औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था, वो मजाक था? आरव चुप रहा। सड़क अब कुछ साफ दिखने लगी थी, लेकिन हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ एक दूसरे से टकराते से लग रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। करीब आधा किलोमीटर बाद बाइक फिर धीमी पड़ गई। इस बार इंजन बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। आरव बोला, मालूम नहीं, शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। विक्रम ने पेट्रोल टैंक खोला। अंदर अब भी आधा टैंक भरा था। दोनों अब डर और गुस्से के बीच फंस चुके थे। चल पैदल चलते हैं, आगे गांव होगा, नरौली, बस 2 किलोमीटर, आरव ने कहा। दोनों ने टॉर्च जलाई और सड़क पर चलना शुरू किया। चांद अब बादलों के बीच से झांक रहा था और सड़क पर पेड़ों की लंबी परछाइयां बन रही थी। भाई, विक्रम ने धीमे से कहा, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? पैरों की आवाज हमारे पीछे से। आरव रुका। दोनों ने कान लगाए और हाँ, पीछे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो पलट कर देखने लगे, पर सड़क खाली थी।
अचानक टॉर्च अपने आप फ्लिकर करने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में विक्रम ने धीरे से कहा, आरव, वो पीछे है। आरव ने धीरे से पलट कर देखा। वो औरत फिर वहीं थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस उसकी आंखों में खालीपन था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हम रास्ता भटक गए थे, आरव बोला। बस गांव जा रहे थे। ये रास्ता गांव तक नहीं जाता। और ये कहते ही वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में फैल गए। विक्रम चिल्लाया, आरव भाग! दोनों दौड़ पड़े। सड़क पर कदमों की आवाज गूंज रही थी और उनके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज भी। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा, वो औरत नहीं थी, बल्कि अब 3 साए उनके पीछे दौड़ रहे थे। कौन है ये? विक्रम चीखा। मुझे नहीं पता, बस मत रुक। आखिरकार उन्हें दूर एक छोटा सा घर दिखा। दीवारों से टूटी झोंपड़ी, लेकिन अंदर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। दोनों ने बिना सोचे अंदर घुस गए। अंदर एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी थी। उसके पास एक पुराना दिया जल रहा था। कौन हो तुम लोग? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने हाँफते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। बाहर कुछ है, कोई आत्मा? बूढ़ी औरत चुप रही। फिर उसने कहा, तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है, वहां कोई जीवित नहीं पहुंचता। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, मतलब? वो रास्ता बेटा, उसने दिए की लौ को देखते हुए कहा। 3 साल पहले नरौली के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। 3 दोस्तों की बाइक ट्रक से टकराई थी। 2 वहीं मर गए। एक लड़का बच गया, लेकिन वो पागल हो गया। कहता था, एक औरत ने रोका था रास्ते में, वो मुझे बचाना चाहती थी। आरव और विक्रम दोनों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम बोला, वो औरत हमें बचाना चाहती थी? बूढ़ी औरत बोली, अगर तुमने उसकी बात सुनी होती तो अब तक जिंदा घर पहुंच चुके होते। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे दिया बुझा दिया। क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आई, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है। और उसी पल झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर वही औरत का चेहरा उभर आया, खून से लथपथ, मुस्कुराता हुआ। विक्रम ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। पर बाहर अब सड़क नहीं थी, बस काला धुंधला जंगल था। आरव पीछे से भागा, पर विक्रम कहीं दिखा नहीं। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, आरव मत आना। फिर सब कुछ सन्नाटा। रात गहराती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा की आवाज। आरव अब अकेला था। विक्रम कहीं नहीं था, बस उसका नाम जंगल में गूंज रहा था। विक्रम! आरव चिल्लाया, कहां है तू? जवाब दे। पर हर बार बस वही जवाब मिलता, गूंजती हुई खामोशी। आरव धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। मोबाइल की टॉर्च अब बस हल्की सी झिलमिला रही थी। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी मरे हुए हाथ की उंगलियां। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां। फिर वही आवाज, मत जाओ। वो औरत की आवाज थी। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? हमें क्यों पीछा कर रही हो? सामने धुंध के बीच से वो औरत फिर नजर आई। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था, शांत था, लेकिन आंखें फिर भी लाल थीं। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, वो बोली, मैं तुम्हें बचा रही हूं। आरव हैरान था। बचाना? किससे? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिससे तुम भाग रहे हो वो मैं नहीं हूं। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो फिर वो कौन है? उसने इशारा किया, जंगल की तरफ। आरव ने टॉर्च घुमाई और देखा, विक्रम वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें बिल्कुल काली और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान। आरव! उसने कहा, कहां भाग रहा है तू? आरव एक कदम पीछे हटा। विक्रम, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं, विक्रम ने कहा। अब तो सब ठीक होगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ रहेगा। और ये कहते ही उसने झटके से गर्दन तिरछी की, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर में घुस गई हो। उसके हाथ कांपने लगे और चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ गया। आरव चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है तुझे? वो औरत बोली, वो अब इंसान नहीं रहा, वो उस रास्ते के श्राप में फंस चुका है। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसा श्राप? वो बोली,
3 साल पहले इस रास्ते पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो हादसा नहीं था। तीनों लड़कों में से एक ने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। उसने रास्ते पर ब्रेक काट दिए थे क्योंकि वो बाइक बेचकर पैसे अपने पास रखना चाहता था। 2 की जान गई, 1 बचा, लेकिन बचने के बाद भी वो हर रात यहां आता था अपने दोस्तों की आत्माओं से माफी मांगने। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। तू कहना क्या चाहती है? वो औरत धीरे से बोली। वो लड़का तू ही है आरव। आरव का दिल धड़कने लगा। ना, नहीं, ये झूठ है। सच, वो बोली। तू और विक्रम वही दोनों आत्माएं हो जो उस रात मरी थी। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो अब असलियत की नहीं, परलोक की सड़क है। आरव की सांस रुक गई। चारों तरफ धुंध छाने लगी। पेड़, मिट्टी, हवा, सब जैसे किसी दूसरे संसार के बन गए। विक्रम अब उसकी ओर बढ़ रहा था, चेहरा नीला, आंखें लाल। आरव, तूने कहा था इंजन देखता हूं, याद है? तूने कहा था बस 2 मिनट। आरव पीछे हटते हुए बोला। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तूने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम की आवाज गूंजने लगी। अब तेरी बारी है। वो झपट कर आरव पर टूटा। आरव चीख उठा। चारों तरफ बिजली कौंधी, हवा गूंज उठी और फिर सन्नाटा। जब आरव ने आंखें खोली वो फिर उसी सुनसान सड़क पर था। बाइक पास में गिरी थी। विक्रम उसके बगल में बेहोश पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एक ट्रक ड्राइवर रुककर चिल्लाया, अरे ओ भाई, तुम लोग जिंदा कैसे बचे? आरव ने चारों तरफ देखा। कहीं कोई औरत नहीं थी। विक्रम धीरे से उठा और बोला, क्या हुआ था रात में? आरव चुप रहा। सिर्फ एक बात उसके जहन में गूंज रही थी, यह रास्ता गांव तक नहीं जाता। उसने सड़क के किनारे देखा। वहां एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, नरौली मार्ग, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, रात में यात्रा न करें। आरव ने नीचे देखा। मिट्टी में किसी और के पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैर जैसे किसी औरत के। हवा फिर वहीं ठंडी चली और दूर से एक हल्की सी आवाज आई, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, वो बस हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारी यादें बाकी होती हैं। अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई तुम्हें रोके तो जरा रुक जाना, शायद वो तुम्हें डराना नहीं, बचाना चाहती हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली कहानी। कभी खत्म नहीं होता। आज की कहानी उन 5 दोस्तों की है जो सोचे थे कि एक छोटा सा जंगल वाला रास्ता उन्हें उनके गांव जल्दी पहुंचा देगा, मगर वह रास्ता छोटा नहीं बल्कि मौत से भी लंबा निकला। सर्दी की रात थी। ठंडी हवा सरसराती पत्तियों को हिला रही थी। आसमान में बादल छाए थे और चांद बादलों में छुप छुप कर खेल रहा था। रवि, अमन, सोनम, विक्रम और श्रेयस, 5 दोस्त एक शादी से लौट रहे थे। गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रवि बोला, एक रास्ता है जंगल वाला, उधर से जाएंगे तो गांव बस 3 किलोमीटर है। बाकी सब डर रहे थे, लेकिन समय कम था, ठंड तेज थी और सड़क सुनसान। आखिर सब मान गए। 5 ने टॉर्च जलाई और जंगल में उतर गए। जंगल बहुत पुराना था। पेड़ों पर काई जमी हुई थी, हवा ठंडी थी और पत्तों के बीच से गुजरते कदमों की आवाज डर पैदा कर रही थी। अमन बोल पड़ा, यार, ये जंगल अजीब लग रहा है। कोई आवाज, कोई चिड़िया, कुछ भी नहीं। सच में जंगल में किसी जानवर की आवाज तक नहीं, बस हवा और खामोशी। अचानक सोनम रुक गई। सुनो, किसी ने मेरा नाम लिया क्या? सभी रुक गए। चारों ओर सन्नाटा था। विक्रम हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे तू डर रही है, चलो जल्दी। लेकिन सोनम ने देखा एक पेड़ के पीछे कोई परछाई खड़ी थी। श्रेयस ने टॉर्च उस दिशा में मारी। कुछ नहीं था, लेकिन तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई।
एक साथ हवा का तेज झोंका चला, पेड़ सरसराए और जंगल की गहराई से आया तो आवाज इतनी धीमी कि समझ ही नहीं आया क्या कहा। रवि बोला, दोस्तों जो भी हो चलते रहो, रुकना मत। कदम तेज हो गए, टॉर्च फिर से जली, लेकिन रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता जंगल और घना होता जा रहा था। वो सीधा रास्ता अचानक दो भागों में बढ़ गया। एक रास्ता बाईं तरफ अंधेरे में जाता, दूसरा दाईं तरफ झाड़ियों के बीच से। शक हुआ कौन सा सही। श्रेयस ने अपने मोबाइल का जीपीएस चेक किया, लेकिन नेटवर्क खत्म। अमन बोला, हम दूसरा रास्ता लेते हैं, ये पतला है, मतलब कम लोगों ने इस्तेमाल किया है, शॉर्टकट होगा। सब मान गए, लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर पैर रखा, पीछे कहीं से महिला के रोने की आवाज आने लगी, धीमी पर साफ। सोनम डर गई, यहां कोई है, कोई रो रहा है। विक्रम बोला, सुनो, हम अगर रुके तो बर्बाद, 4 कदम और, बस आगे बढ़ो। लेकिन आवाज करीब आती गई, जैसे जंगल में कोई उनका पीछा कर रहा हो। रास्ते में एक टूटा फूटा पुराना कुआं आया, काएं जमा हुई थी। कुआं सूखा था, मगर उसके पत्थर ताजा खरोंचों जैसे लग रहे थे। अमन ने मजाक में पत्थर फेंका, ऐसा लगा किसी ने नीचे से हंसते हुए आवाज निकाली। सभी चौंक गए। रवि चीख पड़ा, यह आवाज नीचे से नहीं, कुएं के भीतर से आई। श्रेयस टॉर्च लेकर झुककर देखने लगा। अचानक हवा का तेज झोंका चला और कुएं से निकली पतली ठंडी आवाज, मत देखो। श्रेयस उछलकर पीछे गिर पड़ा। उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जंगल और अजीब लगने लगा। हवा भारी हो गई, पत्तों की आवाज एकदम बंद, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा हो। अचानक सोनम ने कहा, हम इस रास्ते से पहले भी गुजर चुके हैं, ये वही पेड़ है, वही टेढ़ी डाल, क्या हम गोल गोल घूम रहे हैं? वे सब रुक गए। टॉर्च का फोकस पेड़ पर पड़ा। पेड़ पर लाल रंग से लिखा था, मुड़कर मत देखना। कंपी दौड़ गई। अमन बोला, किस बेवकूफ ने लिखा होगा? पर अचानक पेड़ के पीछे से किसी के दौड़ते कदमों की आवाज आई। जंगल केवल सुनसान नहीं था, कोई उनके साथ चल रहा था। श्रेयस ने कहा, दौड़ो। सब भागने लगे, लेकिन जितना तेज भागते जंगल उतना लंबा हो जाता। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से किसी के पैरों की आवाज, पत्थरों का खिसकना, टहनियां टूटने की आवाज, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सोनम रोने लगी, मैं अब नहीं चल सकती, प्लीज। रवि उसे पकड़कर बोला, अगर रुक गए तो मर जाएंगे, चलते रहो। तभी अचानक एक छाया उनके ठीक सामने खड़ी थी। ऊंची, दुबली, चेहरा नहीं दिखता, बस खोखली आंखें जैसी अंधेरी जगह। सबके कदम जम गए। वो छाया बोले बिना धीरे धीरे हवा में घुल गई, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अभी नहीं। अब पांचों समझ चुके थे, ये जंगल सामान्य नहीं। श्रेयस बोला, हम वापस चलें? विक्रम गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? वापस वो छाया मिलेगी, आगे चलो। और वो आगे बढ़े, पर 10 मिनट बाद फिर वही कुआं सामने। अमन डरकर बोला, ये कैसे संभव है? हम कितना चल चुके हैं? और तब सोनम ने देखा, कुएं की किनारे 5 पैरों के निशान थे, सही आकार, जैसे अभी अभी खड़े होकर कोई गया हो। और 5वां निशान उनमें से किसी का भी नहीं था। भय अब उनके दिमाग में घुस चुका था। ठंड, अंधेरा, दूरी, अकेलापन, सब जीत चुका था। और अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे की हंसी, फिर रोना, फिर चीख। सब डर के मारे पीछे हट गए। रवि बोला, दोस्तों, ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा, ये रास्ता जिंदा है। अमन ने पूछा, मतलब? रवि की आवाज कांप गई, मतलब कोई यहां है, कोई जो नहीं चाहता कि हम जाएं। जंगल अब सिर्फ डर नहीं दे रहा था, वो जैसे उनसे खेल रहा था। वो जितना आगे बढ़ते जंगल उतना बदल जाता। पेड़ और ऊंचे, अंधेरा और गहरा, हवा भारी और ठंडी। विक्रम अचानक रुक गया। दोस्तों, ये महसूस हुआ, जमीन जैसे हिल रही है। सबके पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे ढंस रही थी, जैसे कोई अदृश्य गड्ढा खींच रहा हो। रवि चिल्लाया, फौरन पीछे हटो। सब पीछे की तरफ छलांग मारकर हटे और सामने की जमीन धस करके नीचे बैठ गई, मानो जंगल उन्हें निगलना चाहता हो। अचानक किसी ने सोनम का हाथ पकड़ा, बहुत ठंडा, बर्फ की तरह। उसने डर कर पीछे देखा, कोई नहीं, पर हाथ की पकड़ और कसी। सोनम चीखी, मेरी कलाई छोड़ो।
कोई पकड़ रहा है। अमन उसकी तरफ भागा, लेकिन जोर का झटका लगा और सोनम घसीटकर अंधेरी झाड़ियों में ले जाई गई। सब चीख पड़े, सोनम! वे भागकर उस दिशा में पहुंचे, पर सोनम वहां नहीं थी। बस उसका दुपट्टा एक पेड़ की डाल में फंसा था। अमन दुपट्टा पकड़कर रो पड़ा, नहीं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रवि की आवाज कांप रही थी, जंगल उसे ले गया है। अब वे 5 नहीं 4 रह गए। श्रेयस ने टॉर्च उठाई। पेड़ों की छाल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। उसने पढ़ा, अमन, रवि, विक्रम, श्रेयस और आखिरी नाम सोनम। नामों के आगे जगह छोड़ी गई थी, जैसे जंगल नाम लिखकर एक एक की बारी का इंतजार कर रहा हो। अमन दहाड़ मारकर रो पड़ा, ये कौन है, क्यों कर रहा है? रवि उसे पकड़कर बोला, हमें जिंदा निकलना है, रोने से कोई नहीं बचेगा। उनके दिल में डर पक्का बैठ गया था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, आत्माओं से भरा है। आगे बढ़ते हुए एक टूटा फूटा पुराना मंदिर मिला। दीवारें टूटी, मूर्तियां आधी नष्ट, फर्श लाल सिंदूर से भरा। मंदिर के अंदर एक छोटी सी घंटी थी। अमन बोला, अगर हम यहां रात भर रुक जाएं, शायद सुबह तक कोई ढूंढ ले। श्रेयस बोला, नहीं, जो यहां रहता है वो रात को और ज्यादा ताकतवर है। मंदिर भी टूटा हुआ है, शायद ये किसी प्रेत ने उजाड़ा है। लेकिन उनकी नजर मंदिर की दीवार पर गई, जहां काले कोयले से लिखा था, रात होते ही वो ले जाएगा। एक एक करके नीचे लिखा था, भाग सकते हो लेकिन निकल नहीं सकते। विक्रम चिल्लाया, ये सब बकवास है, मैं इस जंगल का नक्शा खोजता हूं। विक्रम मंदिर के पीछे की तरफ गया। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो वापस नहीं आया। अमन चिल्लाया, विक्रम, विक्रम! श्रेयस और रवि ने टॉर्च से खोजा, लेकिन विक्रम गायब। बस जमीन पर उसके जूते के ताजा निशान थे, जो मंदिर के पीछे के गहरे अंधेरे में जाते थे। और अचानक वहीं पर रक्त की कुछ बूंदें। अमन घुटनों पर बैठ गया। एक और दोस्त, हमारे साथ क्या हो रहा है? श्रेयस धीरे से बोला, यह जंगल हमें खून के बदले जाने नहीं देगा। रवि ने फैसला लिया, यहां खड़े रहने से मौत और तेज दौड़ेगी। आगे बढ़ो। अब वे 4 नहीं 3 रह गए। अब जंगल में टॉर्च की रोशनी तेजी से कांप रही थी। हर तरफ धुंध फैलने लगी। पेड़ों पर छोटे छोटे कपड़े टंगे थे, जैसे किसी बच्चे के। अचानक एक बच्ची की हंसी गूंजी। श्रेयस ने टॉर्च घुमाई और 10 से 12 छोटे साए दिखाई दिए। ऊंचाई बच्चे जैसी, पर शरीर बिल्कुल काले, बिना चेहरों के। वे धीरे धीरे करीब आने लगे। अमन डर से चिल्लाया, ये क्या है? कोई देख रहा है हमें। रवि चिल्लाया, भागो! तीनों भाग पड़े। उन काले बच्चों की हंसी और तेज और खतरनाक होती गई। दौड़ते दौड़ते रवि के कान में एक फुसफुसाहट, तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए। रवि अचानक रुक गया। उसकी आंखें काली पड़ने लगी, चेहरा निस्तेज। अमन और श्रेयस उसे हिलाते रहे, पर वो पत्थर सा खड़ा रहा। फिर उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ी और वो जंगल में अंधेरे की ओर चलता चला गया। उन्होंने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक चारों तरफ धुआं भर गया और रवि गायब। अब केवल 2 लोग बचे, अमन, श्रेयस। अमन ने आंसू पोंछे, हम सब खत्म हो जाएंगे, मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। श्रेयस बोला, कुछ याद है जब हम दाखिल हुए थे? जंगल में कोई परिंदा भी नहीं था। इसका मतलब है ये जगह जीवित चीजें सहन नहीं करती। अमन हकलाकर बोला, तो फिर हम कैसे जिंदा हैं अभी तक? श्रेयस की आवाज धीमी हुई, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से अंदर नहीं पहुंचे। अमन ने डर से पूछा, अंदर मतलब? श्रेयस बोला, यह जंगल बाहर से सामान्य है, लेकिन अंदर एक दूसरी दुनिया है। वो हमें अपनी दुनिया में खींच रहा है, और जब हम पूरी तरह खींच जाएंगे, हम वापस कभी नहीं लौटेंगे। अमन कांप गया, हमें रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। श्रेयस ने कहा, या उससे भी बदतर, हम में से कोई दूसरे को मार देगा। अमन घबरा गया। ऐसा क्यों बोले? श्रेयस बोला, क्योंकि यह जंगल लोगों को पागल कर देता है। एक बार इंसान का दिमाग टूट जाए तो वो खुद को नहीं पहचानता। दोनों के बीच खामोशी फैल गई। जंगल फिर शांत हो गया, खतरनाक, खामोश और जिंदा। अब जंगल पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ अंधेरा नहीं था, यह जिंदा था। अमन और श्रेयस
दोनों धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे वे चल रही हों। श्रेयस अचानक रुक गया। उसने जमीन को देखा। पत्तों के बीच 4 लोगों के जूते के निशान, सोनम, विक्रम, रवि और एक अजनबी। निशान जंगल के अंदर की ओर जा रहे थे। अमन बोला, ये 4 लोग साथ साथ कैसे जा सकते हैं? रवि तो पागल होकर कहीं और गया था। श्रेयस ने धीरे कहा, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रहे। अमन की रीढ़ तक डर उतर गया। जंगल में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, धीमी, कमजोर, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई पुकार रहा हो। अमन, श्रेयस दोनों डर के मारे पीछे देखने लगे। कोई नहीं, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अमन ने एक चट्टान के पीछे से आवाज सुनी, जैसे सोनम चीख रही हो, अमन, मुझे बचाओ। अमन उधर भागने लगा, लेकिन श्रेयस ने उसे खींच लिया। रुको, अगर वो सच होती तो दिखाई देती। ये जंगल हमारे दिमाग से खेल रहा है। अमन रो पड़ा। मुझे नहीं पता क्या सच है। दोस्त एक एक करके गायब हो रहे हैं। तभी पास के पेड़ पर लाल रंग से एक और नाम लिखा था, रवि, विक्रम, सोनम। नीचे तीसरा नाम उभर रहा था, अमन। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका नाम पूरा कर रहा हो। थोड़ा आगे एक पुरानी झोपड़ी मिली, टूटी बिखरी, दरवाजे पर जाले और अंदर अंधेरा। श्रेयस बोला, हम यहां थोड़ी देर छिपते हैं। अंदर बदबू फैली थी, जैसे कोई सड़ा हुआ हो। दीवारों पर चाकू से खरोंच कर लिखा था, अगर एक आया तो 3 लौटेंगे नहीं। जंगल अपने मेहमान नहीं छोड़ता। एक कोने में पुरानी डायरी थी। श्रेयस ने उसे उठाया। डायरी 40 साल पुरानी थी। पन्नों पर लिखा था, हमें लगा जंगल शॉर्टकट है, लेकिन जंगल जिंदा है। वो आवाजें देता है, चेहरों की नकल करता है। अगला पन्ना, यहां एक औरत की आत्मा घूमती है, जिसे गांव वालों ने धोखे से मौत के हवाले किया था। वो हर बीतते साल 5 लोगों को बुलाती है। अमन कांपते हुए बोला, 5 लोग, हम भी 5 ही थे। श्रेयस ने अगला पन्ना पढ़ा। पहले वो डराती है, फिर रास्ता भुलाती है, फिर आत्मा को अपने पहरे में कैद कर लेती है। बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, कोई एक खुद को कुर्बान करे या बाकी सबकी मौत हो जाए। अमन की सांसें रुक गईं। मतलब, अगर कोई एक मर जाए तो बाकी बच सकते हैं? श्रेयस ने डायरी बंद कर दी। हाँ, यही लिखा है। दोनों चुप हो गए, जैसे मौत उनके बीच खड़ी हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद, चारों तरफ घुप अंधेरा। फिर एक महिला की आवाज, धीमी पर खतरनाक, भागना मत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अमन कांप गया। कौन है? सामने आओ। काले धुएं जैसी आकृति बनकर झोपड़ी के कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा काला जैसे जला हो, आंखों की जगह गहरी खाली जगह। वो हंसी, ऐसी हंसी जो सुनकर फेफड़े से कुड़ जाए। मुझे पूरा करना है, मेरी गिनती। तुम लोग 5 थे। श्रेयस ने चीख कर अमन को पकड़ा। भाग! दोनों दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। जंगल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। टहनियां उनके पैरों से लिपट रही थीं, पेड़ झुक रहे थे, जमीन धंस रही थी। लेकिन वे भागे, बहुत तेज भागे। दौड़ते दौड़ते दोनों एक बड़े मैदान में पहुंचे। मैदान बिल्कुल खाली, बीच में एक पुराना पेड़ जिस पर जंजीरें लटक रही थीं। श्रेयस ने कहा, यही वो जगह है जहां उस औरत को बांधकर जलाया गया था। अमन बोला, हमें क्या करना होगा? श्रेयस ने कहा, डायरी के हिसाब से किसी एक को यहां अपनी जान देनी होगी। अमन पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हम दोनों कोई और रास्ता ढूंढेंगे। श्रेयस बोला, अगर हम नहीं तो वो हमें एक एक करके मार देगी। सोनम, विक्रम, रवि सबको ले गई, तू खुद देख चुका है। अमन चिल्लाया, तो क्या मैं मर जाऊं? क्यों? तुम क्यों नहीं? दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। डर दिमाग पर कब्जा कर चुका था। आवाजें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थीं। अचानक पेड़ की जंजीरें हिलने लगीं, हवा तेज हुई, आसमान गरजा और वह औरत फिर सामने आई। एक मर जाएगा या मैं दोनों को ले जाऊंगी। अमन पीछे हटने लगा। श्रेयस रोकर बोला, अगर मैं अपना जीवन दे दूं, क्या अमन बच जाएगा? औरत ने कहा, हां। श्रेयस धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे दोस्त मरें। और उसने आगे कदम बढ़ाया।
जंजीरों को पकड़ लिया। अमन चिल्लाया, नहीं मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जंजीरों ने श्रेयस के शरीर को जकड़ लिया। उसका शरीर जमीन से उठा और चीखते हुए हवा में झूल गया। अमन जमीन पर गिर पड़ा। अपनी जान बचने की राहत और दोस्त को मरते देखने का दर्द। औरत मुस्कुराई। श्राप पूरा हो गया। जंजीरें टूटी। श्रेयस का शरीर नीचे गिरा, बिल्कुल शांत। अमन रोता रहा, चीखता रहा, और फिर अचानक जंगल की हवा थम गई। पेड़ स्थिर हो गए। अंधेरा हटने लगा। दूर रोशनी दिखाई दी। जंगल का बाहरी रास्ता। अमन हिम्मत जुटाकर भागा, रोता हुआ, कांपता हुआ, लेकिन जिंदा। सुबह का समय था। अमन सड़क पर पहुंचकर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हुए। एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। सब पूछने लगे, बाकी दोस्त कहाँ हैं? अमन ने बस एक बात कही, जंगल उन्हें नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने खोज शुरू की, लेकिन सोनम, विक्रम, रवि, श्रेयस, चारों के कोई निशान नहीं मिले, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। अमन हॉस्पिटल में महीनों तक रहा। शरीर ठीक हो गया, लेकिन दिमाग। रात को उसकी नींद टूट जाती। वो चिल्लाता, वो अभी भी मुझे देखती है। और एक दिन अमन गायब। कमरे की दीवार पर बस एक ही बात लिखी थी, जंगल बुला रहा है, और नीचे 5वां नाम। अमन। अमन को हॉस्पिटल से गायब हुए पूरे 17 दिन हो चुके थे। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई गवाह नहीं, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। लेकिन अमन खोया नहीं था। वह वापस उसी जंगल में था। रात का समय। जंगल उतना ही खामोश, उतना ही अंधेरा। पेड़ों के बीच धीमी हवा थी, जैसे जंगल को पहले से पता हो कि उसका आखिरी मेहमान वापस आ चुका है। अमन एक पुराना टॉर्च लेकर चलता रहा। उसका चेहरा बदला हुआ था। डरा नहीं, बस खाली, जैसे कोई फैसला कर चुका हो। वो उसी मैदान तक पहुंचा जहां श्रेयस की मौत हुई थी। जंजीरें हवा में हिल रही थी, धरती पर सूखा खून। अमन घुटनों पर गिर पड़ा। मैं आ गया। तुमने कहा था 5 को बुलाओगी। लो, मैं भी आ गया। आसमान गड़गड़ाने लगा, जंगल कांपने लगा, और अचानक धुआं सा फैल गया। धुएं से आकृतियां बनी। सोनम, विक्रम, रवि, श्रेयस, चारों की आंखें काली, चेहरा ठंडा और शरीर बेजान। वे लोग अमन को घूरने लगे। अमन कांपता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस औरत की आवाज गूंजी, माफी यहां नहीं चलती, जंगल में सिर्फ सौदा चलता है। अमन ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? औरत पास आई। चेहरा अब साफ दिखा। जली हुई चमड़ी, काले गड्ढे जैसी आंखें, बालों में राख और मिट्टी। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अमन ने पूछा, किससे? औरत ने उंगली से जमीन खुरची। वहां एक पुराना नाम उभरा, पंडित महेश्वर। औरत बोली, गांव के इस पुजारी ने मुझे जादू टोना करने के झूठे आरोप में इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मेरी मौत यहां हुई, मेरी आत्मा यहीं बंध गई। हर साल 5 लोगों की आत्माएं मुझे सहारा देती हैं, लेकिन अगर कोई पंडित की अस्थियां वापस लाकर मुझे इस पेड़ के नीचे दफना दे तो मेरा श्राप टूट सकता है। अमन ने चारों दोस्तों की तरफ देखा। वे आजाद हो सकते थे। अमन बोला, मैं करूंगा। जंगल के एक छोर पर पुराना श्मशान था। अमन अकेले गया। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ती जा रही थी। श्मशान सूना था, बस टूटी हुई चिताएं और राख। एक जगह पुरानी हड्डियां मिली और उनकी राख लोहे के बर्तन में भरी थी। अमन ने बर्तन उठाया। जैसे ही वो मुड़ा, अंधेरे में एक लंबा काला साया खड़ा था। वो वही पंडित की आत्मा थी। लंबा सफेद कपड़ों का कटा फटा टुकड़ा, चेहरा राख में ढका और आंखों में क्रोध। तुम उसे आजाद करोगे? अमन हिम्मत कर बोला, हां, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया। पंडित गरजा, मैंने यहां किसी को जीने नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वह अमन पर झपटा। टॉर्च गिर गई। अंधेरा गहरा हो गया। अमन भागा, तेज, बहुत तेज। पंडित उसके पीछे पीछे फुसफुसाता, रुक जा, मौत से भाग नहीं सकता। अमन हांफते हुए मैदान तक पहुंचा। औरत का साया सामने आया। उसने राख का बर्तन अपने हाथ में लिया। पंडित की आत्मा चिल्लाई, नहीं। औरत ने राख को पेड़ की जड़ों में डाल दिया, फिर दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। अचानक जमीन हिली, तेज प्रकाश फैला। औरत का शरीर सफेद रोशनी में बदलने लगा। उसकी जली हुई त्वचा गायब, मानो वह मौत से मुक्त हो गई हो। उसने अमन की तरफ देखा।
पहली और आखिरी बार एक शांत मुस्कान। तुमने मुझे आजाद किया, अब जंगल किसी को नहीं रोकेगा। रोशनी फैल गई और उसके साथ सोनम, विक्रम, रवि, श्रेयस सब गायब हो गए। जंगल शांत हो गया, अंधेरा खत्म, सन्नाटा खत्म। अमन अकेले खड़ा था, आंसू गिरते हुए। सवेरे लोग जंगल में पहुंचे। अमन बेहोश पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोला, यह जिंदा कैसे बच गया? ये चमत्कार है। पुलिस ने पूरे जंगल में खोज की, लेकिन किसी के शव नहीं मिले। बस एक बात साफ थी, उस दिन के बाद उस जंगल से कोई नहीं गायब हुआ। अमन कभी उस घटना पर बोला नहीं। उसने गांव छोड़ दिया और दूर शहर में रहने लगा। लेकिन हर साल शरद पूर्णिमा की रात वह जंगल के लिए एक दिया जलाता है, क्योंकि उसे पता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली कहानी। अंधेरा एक साथ मिलकर दहशत को हकीकत बना देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे किले से जुड़ी है जो दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है, जहां राजा महाराजाओं ने राज किया, युद्ध हुए, सिंहासन बदले, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदली। वो है इस किले की रातों में सुनी जाने वाली चीखें, किसी स्त्री की रोती हुई आवाजें और एक अदृश्य साया जो आज भी दीवारों पर घूमता रहता है। अगर आप दिल कमजोर हैं तो लाइट ऑन रखकर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चा अनुभव है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्वालियर शहर की रात हल्की ठंडी थी। हवा में पुरानी मिट्टी और चमेली की खुशबू थी। घड़ी में रात के 12:10 बज रहे थे। चार दोस्त, अमन, रोहन, समीर और नेहा, पहली बार ग्वालियर घूमने आए थे। दिन में उन्होंने किला देखा था, शानदार, खूबसूरत, विशाल। लेकिन गाइड ने एक बात कही थी, किले की रातें सुंदर नहीं होती साहब। यहां अंधेरा होते ही कुछ आवाजें शुरू हो जाती हैं और कई लोग वापस नहीं लौटे। सब हंस पड़े थे। उन्हें लगा गाइड सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रात होते ही अमन ने पागलपन भरा आइडिया दे दिया, चलो रात में किला घूम कर आते हैं, कौन कौन चलता है? तीनों ने मना किया, पर अमन जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार वही हुआ जो हॉरर कहानियों में होता है। चारों ने टॉर्च उठाई और चुपके से किले की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे किले के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, एक भारी हवा का झोंका आया। दरवाजा थोड़ा खुला और एक कराहने की आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। नेहा डर गई। ये आवाज किसकी थी? सबने कहा, हवा होगी, हवा हमेशा चिल्लाती है। चारों दरवाजा धकेल कर अंदर चले गए। अंधेरा, सन्नाटा और लंबी ठंडी पत्थर की गलियां, किले की दीवारें मानो सदियों पुरानी दर्द की कहानियां सुना रही थीं। चलते चलते रोहन की नजर एक ऊंची मीनार पर पड़ी। मीनार की खिड़की पर किसी स्त्री की परछाई खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, उधर कोई खड़ा है। सबने देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन रोहन ने साफ देखा था। वे आगे बढ़े और ठीक तभी उनके पैरों के नीचे फर्श हिलने लगा। टप टप टप, किसी के चलने की आवाज। कौन है वहां? अमन चिल्लाया। आवाज रुक गई। फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका और नेहा का हाथ किसी ने पकड़ा। वह चीखी, छोड़ो मुझे! लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के बीचों बीच एक पुराना महल था, रणथंभ महल। कहा जाता है इस महल में एक रानी को जिंदा दीवारों में चुन दिया गया था और वो आज भी मदद मांगती हैं। अमन बोला, चलो महल के अंदर चलते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस। बाकी डर रहे थे, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वे अंदर गए। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और एक टूटा हुआ सिंहासन। एक जगह दीवार में हल्की दरार थी, जिसके अंदर से कराहने जैसी आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई है वहां, मुझे निकालो। नेहा रो पड़ी, ये मजाक नहीं है, चलो यहां से चले। समीर ने टॉर्च अंदर की ओर की और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सबके मोबाइल भी बंद। चारों अंधेरे में। और फिर टप टप टप, कोई भारी कदम उनके पीछे आया। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं। अचानक दीवार की दरार से खून जैसी लाल रोशनी निकलने लगी। ठंडी हवा कमरे में घूमने लगी और दीवार के सामने एक औरत की आकृति उभरी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, हड्डी जैसी उंगलियां और आंखें बिना पुतली के।
वो धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? यह किला जिंदा है और रातें कभी खत्म नहीं होती। नेहा बेहोश। समीर भागने लगा, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई नहीं जाएगा। उस औरत का चेहरा तड़का, आंखें काली पड़ गईं और उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया, मुझे दीवारों में जिंदा दफना दिया गया। अब हर आवाज, हर कदम मेरा हक़ है। किले की जमीन लाल हो गई, हवा में जलती हुई लाशों की गंध। अमन चिल्लाया, हम वापस जाते हैं, माफ कर दो। औरत मुस्कुराई, कोई लौटता नहीं जो रात में किले में आता है। उसी वक्त दीवारें हिलने लगी, मानो अंदर से किसी ने मारना शुरू किया हो। थक थक ठक, हर वार के साथ कराहने की आवाजें। रोहन चीखा, ये यहां दफन है, ये आवाज असली है। अचानक एक खून से सना हाथ दीवार की दरार से बाहर निकला और समीर का पैर पकड़ लिया। समीर चीखता रहा, बचाओ बचाओ। किले की दीवार से निकलता खून से सना हाथ समीर का पैर पकड़ चुका था। वह जमीन पर घिसटते हुए चिल्ला रहा था, अमन, रोहन, कुछ करो, ये मुझे अंदर खींच रहा है। दीवार की दरार और चौड़ी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फाड़ दिया हो। अमन और रोहन ने मिलकर समीर को पकड़ा, पर अंदर से खींचने वाली ताकत बहुत ज्यादा थी। नेहा अभी भी बेहोश पड़ी थी। रोहन ने पास रखा टूटा पत्थर उठाकर दीवार पर जोर से मारा। एक चीख गूंजी, ना इंसानी, ना जानवर जैसी, जैसे किले ने खुद दर्द महसूस किया हो। उसी पल हाथ वापस अंदर चला गया। दीवार बंद हो गई और समीर आजाद। लेकिन उसके पैर पर उंगलियों के नीले निशान थे, मानो किसी हड्डी जैसी पकड़ ने उसे दबोचा हो। समीर रोते हुए बोला, यह जगह जिंदा है। अमन, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। अमन ने नेहा को उठाया और चारों तेजी से बाहर की ओर भागे। जब वे किले के बड़े गेट तक पहुंचे तो दंग रह गए। गेट पर मोटे मोटे अक्षरों में खून से लिखा था, कोई वापस नहीं जाता। नीचे ताजा खून टपक रहा था। दीवारों पर लाल हाथों के निशान, छोटे बड़े, जैसे सैकड़ों लोग कभी भागने की कोशिश कर चुके हों। रोहन कांपते हुए बोला, यह असली खून है, सूखा नहीं, अभी गिरा है। अमन ने जोर से गेट को धकेला, पर गेट पत्थर सा जम चुका था। उसी समय किसी आवाज ने फुसफुसाया, दोस्तों के साथ आए हो पर वापस अकेले जाओगे। चारों पलटकर पीछे देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बर्फ जैसी ठंडी हवा। अचानक किले की ऊंची छत से कुछ गिरा। धड़ से आवाज हुई, एक इंसान जैसा शरीर, पर जब पास जाकर देखा, शरीर बिना सिर का था। समीर ने 2 कदम पीछे होते ही उल्टी कर दी। वो शरीर तड़प रहा था जैसे अभी भी जिंदा हो, और तभी सिर खुद चलता हुआ उनके सामने आया। टूटी हुई गर्दन से खून बहता हुआ और आवाज आई, बचाकर देखो खुद को। अमन चीखा, भागो अभी। चारों जान बचाकर भागे। किले के उत्तर दिशा में एक पुराना दरवाजा था, जो दिन में टूरिस्ट के लिए बंद रहता था। अमन ने धक्का दिया, दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर मैली, तंग और अंधेरी सुरंग। नेहा धीरे से बोली, हम यहां छुप सकते हैं? रोहन बोला, या शायद यही मौत की सुरंग हो। लेकिन बाहर से कदम की आवाज आ रही थी, टप टप टप। कोई तेजी से करीब आ रहा था। चारों मजबूर होकर सुरंग में चले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद। अब वे फंस चुके थे। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ सामने नहीं दिख रहा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की लाइट और हवा में गंध, सड़ती लाशों, जले हुए मांस और खून की। सुरंग की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, कई लंबे, कई छोटे, जैसे लोगों ने नाखून गड़ाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की हो। नेहा रोते हुए बोली, यहां लोग मरते थे क्या? अमन ने कहा, यहां किसी ने हमें मरने दिया, हम भी बाहर निकलेंगे, बस चलते रहो। लेकिन कुछ दूर जाते ही दीवार पर कुछ लिखा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अक्षर दिखे, हम सब जिंदा हैं, बस शरीर नहीं है। तीनों सुन्न खड़े। समीर पीछे मुड़ने लगा। तभी सुरंग के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रोहन ने टॉर्च आवाज की तरफ घुमाई। दीवार पर एक चेहरा उभर रहा था, हड्डियों से बना, सूखी आंखें, टूटा जबड़ा। वह दीवार के अंदर धंसा हुआ था, पर उसके हाथ बाहर झूल रहे थे।
धीरे धीरे वह दीवार से निकलने लगा। नेहा चीखी, ये तो इंसानों की आत्मा नहीं, ये तो लाश है। अमन चिल्लाया, भागो। चारों दौड़ने लगे, पर सुरंग की जमीन अचानक दलदल जैसी नरम हो गई। पैर अंदर धंसने लगे। कुछ पकड़ रहा था, पैरों को दबा रहा था, जैसे जमीन इंसानों को खा जाती हो। सुरंग में अब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। एक की बलि, बाकी बचेंगे। कौन होगा पहला? रानी इंतजार कर रही है। अचानक नेहा का हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और वो पीछे की ओर तेजी से घिसटने लगी। अमन चिल्लाया, नेहा। समीर और रोहन ने पकड़ने की कोशिश की, पर कोई उसे घसीट रहा था। नेहा की आवाज कब्र जैसी गूंज रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज। सुरंग के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा और वहां से रानी की वही परछाई उभरी। उसकी सफेद साड़ी फट चुकी थी, चेहरे पर जलने के निशान और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह झुकी और नेहा को पकड़कर बोली, तुम्हारी मौत बाकी की आजादी है। अमन दहाड़ा, नेहा को छोड़ दो, हम चले जाएंगे। रानी हंसी, अब देर हो चुकी है। और जैसे ही वह नेहा को सुरंग की दीवार की ओर खींचने लगी, दीवार फिर नरम होने लगी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। नेहा का शरीर आधा दीवार में समा चुका था। वो दर्द से चीख रही थी, अमन बचाओ, मैं अंदर चली जा रही हूं। रोहन और समीर उसे पकड़ने की कोशिश में अपने नाखून दीवार में घुसा रहे थे, लेकिन दीवार पत्थर नहीं, जैसे कीचड़ में बदल चुकी थी। रानी का चेहरा अब कुछ इंच दूर, उसके काले होंठ हल्के खुले और अंदर सड़े हुए दांत नजर आए। वह फुसफुसाई, तुम्हें पता है, सब लोग मुझे दानवी कहते हैं, लेकिन मैं भी कभी इंसान थी। अमन साहस जुटाकर बोला, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने क्या किया है? रानी की आंखें चमकी और सुरंग का अंधेरा अचानक शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा कि सबकी सांस तक सुनाई दे रही थी। रानी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, सदियों पहले इस किले पर राजा भीमदेव राज करते थे। बड़ी सेना, बड़ा साम्राज्य, पर राजमहल के अंदर उनका दिल एक गंदी बीमारी से भरा था। राजा को मुझसे प्यार नहीं था, वो सिर्फ अपनी जीतें और युद्ध के नशे में रहते। एक दिन उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं एक दुश्मन से मिली हुई हूं। मैं निर्दोष थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। राजा ने अपने ही हाथों से मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। मैं कई दिनों तक अंदर जिंदा थी, खाना पीना बंद, पसीना, खून और अंधेरा। मैंने आखिरी सांस से पहले शपथ ली थी, जो कोई भी रात के समय इस किले में आएगा, उसकी आत्मा मेरी कैद में होगी। रानी की आंखें अब लाल आग की तरह जल रही थीं। समीर कांपते हुए बोला, लेकिन हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, हम सिर्फ घूमने आए थे। रानी चिल्लाई, जिन्होंने मुझे कैद किया वो भी बस घूमने आए थे। उसकी आवाज में सदियों का दर्द था, सदियों की नफरत। दीवार ने नेहा को और खींचना शुरू किया। वह अब लगभग गायब होने वाली थी। अमन टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए, कृपया उसे मत मारो, मैं उसकी जगह लूंगा, उसको छोड़ दो। रोहन और समीर हैरान, पागल मत बन अमन, ये तो सच में मार देगी। रानी रुकी, उसने अमन की आंखों में झांका, फिर बोली, किसी की जगह सिर्फ वही ले सकता है जो मरने से पहले डरना छोड़ दे। अमन खड़ा रहा, न डरा न पीछे हटा। रानी ने हाथ उठाया और अचानक सुरंग हिलने लगी। थक थक थक, दीवार से नेहा का शरीर बाहर धकेला गया। वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश पर जिंदा। अमन दौड़कर उसके पास पहुंचा, समीर और रोहन भी। रानी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे दिल में डर कम है, पर श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों ने नेहा को उठाया और सुरंग के आगे की ओर दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने पर एक छोटा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंजीरें और बीच में बना था कब्र का प्रतीक। समीर बोला, शायद यहां से बाहर का रास्ता हो। अमन ने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा, कमरे में एक पुराना तख्त और उसके ऊपर पड़े थे कंकाल, सोने की कलाइयां और एक ताज। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, ये राजा भीमदेव का है। अमन की टॉर्च रोशनी ताज पर पड़ी और अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट, आ गया, आ गया, हमें फिर से जिंदा कर दो। समीर चिल्लाया,
यार ये जगह और भी खतरनाक है, निकलो यहां से। लेकिन तभी ताज खुद ब खुद उठ गया। धरती से कुछ हाथ निकले और हड्डियों का कंकाल खड़ा हो गया। धीमे स्वर में आवाज गूंजी, ये मेरा किला है और जो यहां आए वो कभी वापस नहीं जाते। कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। वह आगे बढ़ा, सीधे समीर की ओर। समीर भागने लगा, पर कंकाल की उंगलियां लंबी होकर उसके शरीर में ढस गईं। समीर चीखा, आह! जल रहा हूं। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। रोहन ने पत्थर उठाकर कंकाल पर मारा। कंकाल बिखर गया। समीर जमीन पर गिरा, सांसें टूटते हुए। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अमन चिल्लाया, समीर, उठ! पर समीर बिल्कुल शांत, बेजान। नेहा रोने लगी। रोहन घुटनों पर बैठ गया। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। किले ने पहली जान ले ली थी। अमन ने नेहा को उठाया। समीर गया, पर हम नहीं रुकेंगे। ये किला चाहे जितना डराए, हम बच निकलेंगे। पर जैसे ही वे मुड़े, सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। पत्थर एक दूसरे से चिपक गए। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, किले के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, जहां रानी का असली श्राप छिपा था। अमन ने गहरी सांस ली। अब हमें किले के दिल तक जाना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ था। रोहन ने पूछा, मतलब रानी को रोकना होगा? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, वरना हम भी दीवारों में कैद हो जाएंगे। सुरंग अचानक चौड़ी होती चली गई। टॉर्च की रोशनी कहीं खत्म हो रही थी। अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, जैसे हवा में किसी की निगाहें थीं। नेहा धीरे धीरे बोल पड़ी, अमन, अगर हम मर गए तो? अमन ने उसका हाथ पकड़ा। हम मरने नहीं आए, हम जीते हुए बाहर जाएंगे, समीर के लिए भी। रोहन ने दीवार को छूकर देखा। पत्थर गर्म था, जैसे किसी भट्ठी की तरह जल रहा हो। अचानक दूर से आवाज आई, आगे मत बढ़ो। तीनों रुके। अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जले हुए कपड़े, आंखें खोखली, हाथ में पुराना त्रिशूल। वो बोला, मैं यहां 200 साल से फंसा हूं। जो आगे जाएगा उसका शरीर नहीं बचेगा। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं राजपूत प्रहरी था। रानी को जिंदा चुनते वक्त मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसलिए राजा ने मुझे जला दिया। उसकी जलती हड्डियां अभी भी धुआं छोड़ रही थीं। नेहा कांपते हुए बोली, अगर तुम हमारा भला चाहते हो तो हमें बाहर जाने में मदद करो। प्रहरी ने धीमे स्वर में कहा, बाहर जाने का एक ही तरीका है, रानी के श्राप को तोड़ो, वरना यह किला तुम्हें निगल जाएगा। रोहन बोला, श्राप कैसे टूटेगा? प्रहरी ने दीवार की तरफ इशारा किया। किले के बीचों बीच एक काला कमरा है। वहां रानी की मौत का असली सच है। वहीं से मौत शुरू हुई, वहीं से खत्म होगी। सुरंग अचानक खत्म हुई और सामने एक बड़ा हॉल खुल गया। यह किले का सबसे पुराना हिस्सा था, जहां राजाओं का फैसला होता था और जहां रानी को कैद किया गया था। कमरे के बीच एक पत्थर का तख्त था और उसके पीछे काली दीवार। दीवार पर उंगलियों के निशान, खूनी, गहरे और इतने पुराने कि अब पत्थर का हिस्सा लगते थे, जैसे किसी ने मरते मरते आखिरी बार मदद मांगी हो। नेहा की सांसें तेज हो गईं। यहीं रानी को जिंदा दफनाया गया था। अमन ने आगे बढ़कर दीवार पर हाथ रखा। दीवार धड़क रही थी। हाँ, धड़क रही थी, जैसे दिल। अचानक कक्ष की हवा जम गई और आवाज गूंजी, आ गए तुम। रानी फिर से सामने थी, इस बार चेहरा और डरावना। खोपड़ी जैसी त्वचा, फटी सफेद आंखें और जमीन पर खून की लकीरें। रोहन चिल्लाया, तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? रानी की चीख पत्थर हिला देती है। शांति? जब मुझे जिंदा गाड़ा गया, तुम इंसानों ने मेरी चीख भी नहीं सुनी। अब मेरी चीखें तुम सुनोगे? उसकी उंगलियां लंबी होकर अमन के गले तक पहुंच गईं। अमन जमीन पर गिर पड़ा। सांस बंद होने लगी। नेहा रोकर बोली, रुको! नेहा ने अचानक वो चीज देखी जो किसी ने नहीं देखी थी। दीवार के नीचे दरार में एक छोटा सा सोने का लॉकेट पड़ा था। उस पर रानी की तस्वीर और एक आदमी के साथ उसकी शादी का निशान। नेहा चिल्लाई, यह तुम्हारे पति का नहीं, तुम्हारा प्यार था। रानी रुक गई। उसकी आंखों की आग कुछ पल शांत हुई। नेहा रोते हुए बोली, राजा ने झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन जो लोग आज इस किले में आते हैं
उनका इससे कोई लेना देना नहीं। रानी कांपने लगी, चेहरा दर्द से बदलने लगा, आंखों से काला धुआं निकलना बंद हो गया। वह पहली बार इंसानी आवाज में बोली, मैं मैं बदला ले रही थी, पर शायद मुझे शांति नहीं मिल रही थी। अमन उठते हुए बोला, अगर तुम चाहो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। रानी ने कहा, मेरी आत्मा इस दीवार में कैद है, अगर इसे तोड़ दो मैं चली जाऊंगी। अमन ने पत्थर उठाया, दीवार पर जोर से मारा। ठक ठक ठक, दीवार फटने लगी, अंदर से खून जैसा तरल निकला। एक और वार और दीवार टूट गई। अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसकी हड्डियां अब तक अधूरी थीं। रानी की आत्मा उस कंकाल में समा गई, फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। उसका चेहरा शांत हो गया, आंखें बंद, और अचानक पूरे किले में तेज हवा चली। जंजीरें टूटने लगीं, दीवारों से चीखों की जगह शांति आने लगी। शायद श्राप टूट चुका था। जैसे ही रानी की आत्मा खत्म हुई, कमरा हिलने लगा। रोहन चिल्लाया, किला गिर रहा है, भागो। अमन ने नेहा को पकड़कर बाहर की ओर दौड़ लगाई। दरवाजे एक एक करके खुलते जा रहे थे, दीवारें टूटकर नीचे गिर रही थीं। किले का पुराना ढांचा बिखर रहा था। आखिरकार चारों, अब 3 मुख्य गेट तक पहुंच गए। गेट खुद ब खुद खुल चुका था। बाहर की हवा अब डरावनी नहीं, सामान्य थी। तीनों भागते हुए किले से बाहर निकले। पीछे किला गिर रहा था, जैसे सदियों के आंसू मिट रहे हों। रानी आज आखिरकार आजाद थी। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर के किले की वो सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आज भी रात के अंधेरों में कई लोग नींद खो देते हैं। कहा जाता है, उस किले की दीवारें आज भी किसी की चीखों को अपने अंदर कैद किए बैठी हैं। रात के सन्नाटे में अगर कोई उस किले के पास से गुजरे, तो किसी औरत के पायल की धीमी आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। क्या वो आत्मा आजाद हुई, या अब भी किसी और मुसाफिर का इंतजार कर रही है? कौन जानता है। लेकिन अगर आप कभी ग्वालियर जाएं, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हर कदम के पीछे कोई आपको देख भी रहा हो सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं डर गया। और हाँ, रोशन हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार कर रही है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि डर कभी भी कहीं से भी आ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। शुभ रात्रि। और अगर नींद ना आए, तो समझ जाओ तुम अकेले नहीं हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब शुरू करते हैं अगली कहानी। ढाबे की रसोई में केवल मसालों की खुशबू नहीं होती, कुछ अदृश्य परछाइयां भी होती हैं, जो भूख मिटाने नहीं बल्कि जिंदगियां निगलने आती हैं। दोस्तों, मैं हूं रोशन, और आज मैं लेकर आया हूं ढाबे वाले की डरावनी सच्ची कहानी। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ एक पूरे गांव को हिला दिया, बल्कि आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर वहां रुकने से कतराते हैं। वो रात जब सब शुरू हुआ, साल था 2011। दिल्ली जयपुर हाईवे के बीचों बीच जय माता दी ढाबा नाम का एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक था रामलाल, लगभग 45 साल का, मूंछों वाला, हमेशा मुस्कुराता इंसान। लोग कहते थे, रामलाल का खाना बहुत स्वादिष्ट है, पर रात के बाद वहां रुकना शुभ नहीं। रामलाल के साथ उसका बेटा पप्पू और उसकी पत्नी सुमन ढाबा चलाते थे। दिन में तो ढाबे पर भीड़ रहती, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले, परिवार सब आते। लेकिन रात 11 बजे के बाद जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता, ढाबे की हवा बदल जाती। एक रात लगभग 12:30 एक ट्रक वाला ढाबे के सामने आकर रुका। उसका नाम था गुरबचन सिंह, पंजाब का रहने वाला। वो थका हुआ था, नींद से बोझिल आंखें और पेट में भूख की आग। भाई, कुछ मिलेगा खाने को? गुरबचन ने आवाज लगाई। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, बैठो, पर आज थोड़ा समय लगेगा। बाकी सब चला गया। गुरबचन ने ट्रक पार्क किया और अंदर बैठ गया। ढाबा लगभग खाली था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था और दूर रसोई से किसी बर्तन के गिरने की हल्की टन आवाज आई। भाभी, आवाज सुनी? रामलाल ने हंसते हुए कहा, बिल्ली होगी। पर पप्पू ने धीरे से कहा, बिल्ली नहीं पापा, वो फिर वही है। रामलाल ने पप्पू की ओर गुस्से से देखा। चुप रह,
ग्राहक के सामने ऐसी बातें मत कर। गुरबचन हंसने लगा। कौन है भाई? भूत प्रेत की बात चल रही लगती है। रामलाल ने सिर झुका लिया। नहीं जी, कुछ नहीं। लेकिन तभी ढाबे के पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। आ! गुरबचन डर कर खड़ा हो गया। यह क्या था? रामलाल ने कांपते हुए कहा। शायद हवा से दरवाजा गिरा होगा। लेकिन पप्पू चिल्लाया। पापा झूठ मत बोलो, वो फिर आई है। मैंने देखा उसे, वही सफेद साड़ी वाली औरत। रामलाल ने तुरंत पप्पू का मुंह दबा दिया और लाइट बंद कर दी। ढाबा अंधेरे में डूब गया। गुरबचन को अब डर लगने लगा था। भाई, मैं निकलता हूं। वो ट्रक की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई। रुक जा, खाना तो खा जा। गुरबचन ने पलट कर देखा। रसोई में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें बिल्कुल लाल। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। गुरबचन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके ट्रक की चाबी गायब थी। चाबी ढूंढ रहा है, वही औरत फुसफुसाई। उसने अपनी हथेली खोली और वहां गुरबचन की ट्रक की चाबी थी, खून से लथपथ। रात 12:30 से ज्यादा हो चुकी थी। गुरबचन सिंह का ट्रक ढाबे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो खुद अंदर डर से जड़ हो चुका था। सामने खड़ी वो औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसके हाथ में गुरबचन की ट्रक की चाबी थी, खून से सनी हुई। गुरबचन कांपते हुए बोला, तू कौन है? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, बस जमीन पर खून की बूंदों के निशान छूटते जा रहे थे। रामलाल ने पीछे से चिल्लाया, भाग जा, यहां से भाग जा। गुरबचन ने देखा, रामलाल कांप रहा था। उसकी पत्नी सुमन जमीन पर बैठी थी और पप्पू रो रहा था। वो औरत अचानक मुस्कुराई। इतनी जल्दी जा रहा है, खाना तो खा ले। उसके शब्दों के साथ ही ढाबे की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाने लगी। चूल्हा अपने आप जल उठा। तवे पर कुछ सुलगने लगा, जैसे किसी ने मांस रखा हो, पर वहां कोई नहीं था। गुरबचन ने देखा, उस तवे पर जो पक रहा था वो मानव हाथ था। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर हवा गूंज रही थी और किसी की धीमी हंसी हवा में तैर रही थी। सुमन रोती हुई बोली, अब इसे भी नहीं छोड़ेगी, जैसे बाकी को नहीं छोड़ा। रामलाल ने उसकी ओर देखा। चुप रहो, अगर उसने सुना तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत अब रसोई से गायब हो चुकी थी। रामलाल ने जल्दी से गुरबचन को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा, भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो सके निकल जा। इस रास्ते से मत जाना, खेतों की ओर निकल जा। गुरबचन भागता हुआ ढाबे से दूर चला गया। पीछे से ढाबे के अंदर किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। उसने पलट कर देखा। अगले दिन जब सूरज निकला तो वो ढाबा फिर वैसे ही खड़ा था, साफ सुथरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामलाल अपने ग्राहकों को वैसा ही खाना परोस रहा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हर रात 12 बजे के बाद उसे वो चीख फिर सुनाई देती थी। कहानी यहां एक नए मोड़ पर आती है। 3 साल पहले उसी जगह पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। नाम था रीना। वो जयपुर से दिल्ली लौट रही थी अपनी सगाई के अगले दिन। रात को ट्रक से टक्कर लगी और वहीं रोड किनारे उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया रामलाल ने ही उसकी लाश को ढाबे के पीछे दफनाया था, क्योंकि पुलिस केस में फंसना नहीं चाहता था। कहा जाता है जब रीना की लाश मिली थी तो उसकी आंखें खुली थीं और उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने जिंदा रहते हुए जमीन खोदने की कोशिश की हो। उसके बाद से हर रात उस ढाबे में किसी के चलने की आवाज आती थी, किसी के रोने की सिसकी सुनाई देती थी, और जब भी कोई नया ग्राहक रात में रुकता, अगले दिन वो गायब मिलता। रामलाल अब बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। ढाबा बंद कर देगा तो परिवार भूखा मरेगा। एक रात उसने सोचा, आज मैं उससे बात करूंगा, जो भी होगा देख लूंगा। रात के 12 बजे उसने चूल्हे पर दिया जलाया और आवाज लगाई, रीना, अगर तू यहां है तो सामने आ जा। हवा चलने लगी, बत्तियां झपकने लगी। धीरे धीरे रसोई की दीवार पर धुआं इकट्ठा होने लगा और उस धुएं से वो औरत निकली, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ,
आंखों से खून बहता हुआ। रीना बोली, क्यों बुलाया मुझे रामलाल? रामलाल ने कांपते हुए कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? रीना ने जोर से चीख मारी, इंसाफ। ढाबे की दीवारें हिल गईं, दिए बुझ गए और सारी बर्तन जमीन पर गिर पड़े। रीना चिल्ला रही थी, तूने मुझे जिंदा दफनाया था रामलाल, तूने मेरी मौत छिपाई ताकि पुलिस तुझसे सवाल न करे। रामलाल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने डर के मारे किया था रीना, मैं बुरा नहीं था, बस डरा हुआ था। रीना धीरे धीरे पास आई। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं दिख रही थी। उसने अपना हाथ रामलाल की गर्दन पर रखा। अब तेरा डर खत्म होगा क्योंकि तू मेरे साथ चलेगा। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ढाबे का गेट खुला था। चूल्हे के पास रामलाल की जली हुई लाश मिली। सुमन और पप्पू बेहोश थे। ढाबे की दीवार पर लिखा था, यहां इंसाफ हुआ है। उसके बाद से जय माता दी ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आज भी ट्रक ड्राइवर बताते हैं, जब रात गहरी होती है और कोई उस ढाबे के पास ट्रक रोकता है तो रसोई से आती है तवे पर कुछ सुलगने की आवाज और किसी औरत की धीमी हंसी। कहते हैं उस ढाबे को अब सरकार ने गिरा दिया है। वहां अब सिर्फ खाली जमीन है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां अब भी मिट्टी लाल दिखाई देती है और वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कसम खाते हैं कि कभी कभी रात के 12 बजे किसी औरत की आवाज आती है, खाना खा ले, जा मत। ढाबा तो जल गया, पर उस आग की लपटों में कुछ ऐसा भी था जो बुझा नहीं। कहते हैं इंसाफ सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं चाहिए होता, कभी कभी मरे हुए लोग भी अपनी सजा बांटने वापस आते हैं। रामलाल को उसकी गलती का अंत मिल गया, पर क्या रीना की आत्मा अब शांत है या फिर वो अब भी उस सुनसान हाईवे पर भटक रही है, किसी नई सवारी का इंतजार करती हुई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला हिस्सा ढाबे वाले की डरावनी कहानी भाग 3 आखिरी सवारी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक रात में सुनसान रास्तों पर मत रुकना और अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पलट कर मत देखना।